डिस्कस करें अभिक्रिया की रसमीकरण विधि। इसको बोल दिया जाता है स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया की रसमीकरण विधि है स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले तो समझते हैं कि जो रसमीकरण विधि है या जिसको मैंने बोला स्टोइकियोमेट्री, इस स्टोइकियोमेट्री वर्ड का मतलब क्या होता है। स्टोइकियोमेट्री ग्रीक वर्ड है, एक ग्रीक भाषा का जो एक शब्द है। स्टोइकियोमेट्री एक ग्रीक वर्ड है और ये बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। जैसे अगर हम स्टोइकियोमेट्री को हम अगर तोड़े ना, अगर स्टोइकियोमेट्री को हम अगर ब्रेक करें, स्टोइकियोमेट्री को अगर हम ब्रेक करें तो इस ब्रेक होके एक तो हमको देता है स्टोइकियोन और दूसरा हमको देता है मेट्रोन। स्टोइकियोमेट्री एक सिंगल वर्ड है, अगर आप इसको ब्रेक करेंगे तो एक हमको दे रहा है स्टोइकियोन और दूसरा हमको देता है ये मेट्रोन। स्टोइकियोन भी ग्रीक वर्ड है और मेट्रोन भी ग्रीक वर्ड है। स्टोइकियोन एक ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है तत्व, और जो मेट्रोन है ये भी ग्रीक वर्ड, इसका मतलब होता है मापन या इसका मतलब होता है गणना। कुल मिला के अगर दोनों को जोड़ दिया जाए स्टोइकियोन और मेट्रोन को, इससे बनेगा स्टोइकियोमेट्री और इसका मतलब तत्वों की गणना या तत्वों का मापन। ये तो सीधा सीधा मतलब ये स्टोइकियोमेट्री जो वर्ड है इसका मतलब होता है हम तत्वों की गणना करने जा रहे हैं या हम तत्वों का मापन कर रहे हैं। अब इसको अपन ऐसे समझे, जैसे रासायनिक अभिक्रिया होती है तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होगा, क्रियाकारक क्रिया करके उत्पाद का निर्माण करा, क्रियाकारक ने क्रिया करके उत्पाद का निर्माण किया। अब कितना क्रियाकारक खर्च होगा, कितना उत्पाद बनेगा, मतलब तत्वों की गणना करनी है ना, तो गणना किससे करेंगे, वो हम करेंगे स्टोइकियोमेट्री से। तो जो स्टोइकियोमेट्री जो हमने वर्ड लिखा या ऐसे बोल सकते हैं, ये जो टॉपिक है इस टॉपिक के अंदर हम क्या डिसाइड करेंगे, इस टॉपिक के अंदर हम डिसाइड करेंगे कि जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया है तो रासायनिक अभिक्रिया के अंदर क्रियाकारक क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं, तो कितना क्रियाकारक क्रिया करेगा, कितना उत्पाद बनेगा, कितना क्रियाकारक आपके पास बच जाएगा, वो जो सारी गणना है वो हम इसके अंदर बताएंगे अभिक्रिया की रसमीकरण विधि के अंदर। इसकी डेफिनेशन भी लिखी मैंने। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक तथा उत्पाद की मात्रा का मतलब क्वांटिटी, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक तथा उत्पाद की मात्रा की गणना अभिक्रिया की रसमीकरण विधि कहलाती है। मतलब एक रासायनिक अभिक्रिया है, उसके अंदर जो क्रियाकारक भाग ले रहे हैं उनकी मात्राओं की जो हम कैलकुलेशन करते हैं, उनकी जो गणना करते हैं, उसको बोल दिया जाता है अभिक्रिया की रसमीकरण विधि। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूँ। जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया N2+3s2 से 2NH3, ये जो अभिक्रिया ये बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, इसको बोलते थे अमोनिया निर्माण की हेबर विधि। तो कई बार क्या करता है वो डायरेक्ट लिख देता है अमोनिया निर्माण की हेबर विधि, तो आप लिख दिया करो N2+3s2 से 2NH3 बना दो। N2+3s2 से हमने 2NH3 बना दिया। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना, जब भी आप रसमीकरण विधि लगाओगे अभिक्रिया संतुलित होनी चाहिए। असंतुलित अभिक्रिया में कभी भी रसमीकरण विधि नहीं लगाई जाती है, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। N2+3s2 से हमने 2NH3 बना दिया। देखो नाइट्रोजन का गुणांक 1 है, पहले तो संतुलित है, बिल्कुल संतुलित अभिक्रिया है। नाइट्रोजन का गुणांक 1 है, हाइड्रोजन का गुणांक 3 है, अमोनिया का गुणांक 2 है। ये जो इनके गुणांक होते हैं ना, क्रियाकारक उत्पाद के जो गुणांक होते हैं, इनको बोल दिया जाता है रसमीकरण मितीय गुणांक। इसको बोलेंगे रसमीकरण मितीय गुणांक। और ये जो रसमीकरण मितीय गुणांक जो होते हैं ना, इनका जो अनुपात है इसको बोल दिया जाता है इस अभिक्रिया की रसमीकरण मिति। इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक 3 है, इसका गुणांक 2 है। तो मैं बोल सकते हैं इस अभिक्रिया की रसमीकरण मिति होगी 1:3:2 अनुपात। ये लिखा हमने 1:3:2। अब ये जो लिखा ना 1:3:2, अब इसका तात्पर्य क्या हुआ, इसका तात्पर्य यह हुआ नाइट्रोजन हाइड्रोजन हमेशा 1:3 में क्रिया करेंगे और ये क्रिया करके अमोनिया बनाएंगे अनुपात 2 के अंदर। 1:3 में क्रिया करेंगे और जो अमोनिया बनेगा वो अनुपात 2 के अंदर बन जाएगा। इसको अपन ऐसे भी बोल सकते हैं। देखो जैसे मैंने बोला, हम ऐसे बोल सकते हैं कि नाइट्रोजन का 1 मोल हाइड्रोजन के 3 मोल के साथ क्रिया करके और अमोनिया के 2 मोल बना लेगा। बिल्कुल सही बात है, ऐसे इसलिए बोला इसकी अभिक्रिया की रसमीकरण मिति 1:3:2 है। अच्छा, आपने क्या बोला, 1 मोल 3 मोल से क्रिया करके 2 मोल बनाएगा। देखो अनुपात हो गया ना 1:3:2। हम इसको ये भी बोल सकते थे नाइट्रोजन का 2 मोल नाइट्रोजन का 2 मोल हाइड्रोजन के 6 मोल के साथ क्रिया करके अमोनिया का 4 मोल बनाएगा। 2 6 के साथ क्रिया करके 4 बनाएगा, 2 6 4 और वापस आ गया ना 1:3:2। तो 1:3:2 का मतलब 1:3 में क्रिया करेंगे। 1:3 का मतलब नाइट्रोजन का जितना मोल क्रिया करेगा हाइड्रोजन का उसका 3 गुना मोल क्रिया करेगा। अगर इसका 1 मोल है तो इसका 3 मोल लगेगा, अगर इसका 2 मोल है तो इसके 6 मोल लगेंगे, अगर इसके 3 मोल है तो इसके 9 मोल लगेंगे, और अगर इसके 4 मोल है तो इसके 12 मोल लगेंगे। यह मतलब होता है 1:3 का, और ये जो बनेगा वो अनुपात 2 में बन जाएगा। ठीक है, 1:3:2 का मतलब आप ये नहीं समझे कि 1 मोल 3 से क्रिया करेगा, आप इसको भी बोल सकते हैं 2 6 से क्रिया करेगा, 3 9 से क्रिया करेगा, मतलब 1:3 होना चाहिए। चलो जी,
तो हमें समझ में आ रहा है कि नाइट्रोजन का 1 मोल हाइड्रोजन के 3 मोल के साथ क्रिया करके अमोनिया का 2 मोल बना लेगा। इस बात को अपन ऐसे भी बोल सकते हैं, नाइट्रोजन का 1 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल के साथ क्रिया करके अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल बनाएगा। इसका मतलब ये हुआ हम अभिक्रिया की जो रसमीकरण मिति है इसको मोल में लिख सकते हैं, अभिक्रिया की रसमीकरण मिति को हम मॉलिक्यूल का मतलब अणु से भी लिखा जा सकता है। हम ये भी बोल सकते हैं अगर अभिक्रिया के अंदर मान लो सभी गैस हो, अगर अभिक्रिया के अंदर सारे गैस है जो, तो इसकी जो रसमीकरण मिति है वो हम आयतन के रूप में भी लिख सकते हैं। हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि नाइट्रोजन का 1 आयतन हाइड्रोजन के 3 आयतन से क्रिया करके अमोनिया का 2 आयतन बना लेगा। इसका मतलब रसमीकरण मिति मोल में लिखी जा सकती है, रसमीकरण मिति अणुओं के रूप में लिखी जा सकती है, रसमीकरण मिति अगर सारे गैसे क्रियाकारक और गैसे उत्पाद हो तो वहां पर हम अभिक्रिया की रसमीकरण मिति आयतन के रूप में भी लिख सकते हैं। हाँ, कोई अगर ऐसा सोचे, ऐसे बोले कि नाइट्रोजन का 1 ग्राम हाइड्रोजन के 3 ग्राम से क्रिया करके अमोनिया का 2 ग्राम बनाएगा, तो देखो इसमें क्या होगा, क्रियाकारक की मात्रा होगी 1 + 3 4 और उत्पाद बना 2, 4 से 2 ग्राम। इसका मतलब द्रव्यमान संरक्षण का नियम नहीं लगा, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो अभिक्रिया की रसमीकरण मिति है वो हम ग्राम और किलोग्राम में नहीं लिखते। हाँ, आप ऐसा बोल सकते हैं, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसका 1 मोल है ना, 1 मोल का मतलब 28 ग्राम हो गया, हाइड्रोजन के 3 मोल का मतलब क्या हुआ 6 ग्राम हो गया, और अमोनिया के 2 मोल का मतलब क्या हुआ 34 ग्राम हो गया, क्योंकि अमोनिया का अनुपात 17 होता है। तो आप देख सकते हैं क्रियाकारक की मात्रा कितनी है, 28 + 6 कितना हो गया 34, उत्पाद भी कितना हो गया 34। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम लग रहा है ना, तो इसका मतलब यहाँ पर द्रव्यमान संरक्षण का नियम नहीं लग रहा। तो आप अपने दिमाग में बात फिट कर लीजिए कि अभिक्रिया की रसमीकरण मिति आप मोल से लिख सकते हैं, नंबर 1 आप मोल में लिख सकते हैं, नंबर 2 आप अणुओं के रूप में लिख सकते हैं, और गैसीय अभिक्रिया है तो अभिक्रिया की रसमीकरण मिति आप आयतन के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमने इसके बारे में अभिक्रिया की रसमीकरण मिति के बारे में आपको समझाया। अब ये तुमने अब इसी बात को देखो, जैसा अब ये हमने बात करी ना, अब होगा क्या, हमने बोला 1:3 में क्रिया करेगा। 1:3 में क्रिया करना का मतलब इसका 1 मोल है तो इसका 1 मोल इसके 3 मोल से क्रिया करेगा भाई, इसका 2 मोल है इसका 2 मोल 6 मोल से क्रिया करेगा, अगर इसका 3 मोल है तो इसका 9 मोल से क्रिया करेगा। मान लो ऐसा हुआ, आपने तो बोल दिया 1:3 में क्रिया करेगा, ये तो आपने बोल दिया कि 1:3 में क्रिया करेगा, ये तो रसमीकरण मिति बोल रही है ना कि 1:3 में ही क्रिया करेगा। मान लो आपने मोल लिए भाई, एक तो ये होता है कि किस अनुपात में क्रिया करेगा, और दूसरी बात ये होती है आपने कितने मोल काम में लिए। अब इसने तो बोल दिया हम तो 1:3 में क्रिया करेंगे। मान लो सपोज केस नंबर 1 आपने ए का 1 मोल लिया और बी का 3 मोल लिया, तो होगा क्या, ए का 1 मोल बी के 3 मोल से पूर्ण क्रिया कर जाएगा। एक बात तो ये होगी। दूसरा केस ये भी हो सकता है आपने नाइट्रोजन के 2 मोल काम में लिए और आपने हाइड्रोजन के 6 मोल काम में लिए, तो भी हम क्या बोलेंगे 2 मोल 6 मोल से पूर्ण क्रिया कर जाएगा और अमोनिया बना लेगा। तो ये जो 2 केस मैंने लिए इसके अंदर हमारा क्रियाकारक पूरी तरह से समाप्त हो रहा है। तीसरा केस समझना, मान लो मैं ऐसा करता हूं, मैं नाइट्रोजन का 1 मोल ले लेता हूं और हाइड्रोजन के मैं 4 मोल ले लेता हूं। नाइट्रोजन का कितना लिया 1 मोल, हाइड्रोजन का कितना लिया मैंने 4 मोल। देखो नाइट्रोजन का मैंने कितना काम में लिया 1 मोल लिया, अब हाइड्रोजन का कितना लिया मैंने 4 मोल लिया। प्राप्त तो बोल रहे 1:3, तो नाइट्रोजन के 1 मोल के लिए हाइड्रोजन तो हमको 3 मोल ही चाहिए और हमने तो 4 मोल ले लिए। इसका मतलब 1 मोल हाइड्रोजन का हमारा बच जाएगा। तो क्या हुआ, हाइड्रोजन का मोल बच गया और नाइट्रोजन हमारा पूरी तरह से समाप्त हो गया। तो आप देख पा रहे इस अभिक्रिया के अंदर एक क्रियाकारक तो ऐसा है जो पूरी तरह से समाप्त हो गया, एक क्रियाकारक ऐसा है जिसकी कुछ मात्रा बच गई है। तो जिसकी कुछ मात्रा बच जाती है उसको बोलते हैं आदिक्य अभिकर्मक, और जो पूरी तरह से समाप्त हो जाता है उसको बोला जाता है सीमांत अभिकर्मक। इसका मतलब हमें ये भी आना चाहिए कि कब क्रियाकारक बचेंगे और कब समाप्त हो जाएंगे। तो उसका सीधा सीधा फंडा क्या है, जो अभिक्रिया की रसमीकरण मिति है, जो अभिक्रिया की रसमीकरण मिति है, अगर आपने भी क्रियाकारक के मोल उसी अनुपात में लिए तो क्रियाकारक कुछ भी नहीं बचेगा। हाँ, अभिक्रिया की जो रसमीकरण मिति है और आपने जो मोल काम में लिए उनका अनुपात अलग अलग है, तो मान के चलना उस अभिक्रिया में क्रियाकारक बचेगा, मतलब वहां पर सीमांत अभिकर्मक होगा ही होगा। तो हमें सीमांत अभिकर्मक को भी देखना आना चाहिए। ठीक है, तो हम इसके सवाल बनाए, इसके पहले ये जरूरी है सीमांत अभिकर्मक को भी समझ लेते हैं। तो सीमांत अभिकर्मक वैसे मैंने आपको बता दिया, इसको हम और डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। हेडिंग लिख लेते हैं ना यार, सीमांत अभिकर्मक, इसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट LR, हम इसको शॉर्ट में लिख देते हैं L.R। L का मतलब लिमिटिंग, R का मतलब रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट मतलब सीमांत अभिकर्मक। ठीक है, अब आपको डेफिनेशन तो समझ में आ गई होगी सीमांत अभिकर्मक किससे कह रहे हैं। तो सीमांत अभिकर्मक का मतलब एक रासायनिक अभिक्रिया के अंदर अच्छा, सीमांत अभिकर्मक का कॉन्सेप्ट कब लगेगा, जब रासायनिक अभिक्रिया में एक से ज्यादा क्रियाकारक हो। अगर क्रियाकारक अकेला एक अकेला क्रियाकारक है तो वहां तो सीमांत अभिकर्मक की कोई बात ही नहीं होती ना।
तो हमने बोला कि रासायनिक अभिक्रिया में अगर एक से ज्यादा क्रियाकारक हो तो वो क्रियाकारक जो अभिक्रिया पूर्ण होने के बाद में भी बच जाता है उसको बोलेंगे आदिक्य अभिकर्मक, और अभिक्रिया पूर्ण होने के बाद अभिक्रिया पूरा क्रियाकारक अगर पूरी तरह से खर्च हो जाता है उसको बोलते हैं सीमांत अभिकर्मक। यानी जो पूरी तरह से समाप्त हो गया वो तो सीमांत का मतलब सीमित मात्रा में, जो सीमित मात्रा में होगा वो पहले खर्च हो जाएगा। इसका मतलब अभिक्रिया के पूर्ण होने पर जो जीरो बचता है वो सीमांत अभिकर्मक होता है, और अभिक्रिया पूर्ण होने के बाद जिसका कुछ मोल बचता है वो आदिक्य अभिकर्मक कहलाता है। तो हमने डेफिनेशन लिखी, वह क्रियाकारक जो रासायनिक अभिक्रिया में पूर्ण रूप से खर्च हो जाता है सीमांत अभिकर्मक कहलाता है, और वह क्रियाकारक जो रासायनिक अभिक्रिया में बच जाता है आदिक्य अभिकर्मक कहलाता है। तो ये तो देखने का तरीका हो गया, एक तो सीमांत अभिकर्मक और एक हो गया हमारा आदिक्य अभिकर्मक। सीमांत अभिकर्मक को बोलते हैं लिमिटिंग रेजेंट, आदिक्य अभिकर्मक को बोला जाता है एक्सेज रेजेंट। एक्सेज का मतलब आदिक्य में, एक्सेज रेजेंट को हम ऐसे लिख देंगे ER एक्सेज रेजेंट, और लिमिटिंग रेजेंट को हम लिख देंगे LR लिमिटिंग रेजेंट। ये हम इतना ऐसे लिख दिया करेंगे। चलिए अब क्या होगा अगर अभिक्रिया में कोई सीमांत अभिकर्मक आ गया, अभिक्रिया में कोई सीमांत अभिकर्मक आ गया, तो फिर हम जो गणना करेंगे ना, अब देखो ऑब्वियस सी बात है, मान लो अभिक्रिया के अंदर सीमांत अभिकर्मक का कॉन्सेप्ट आ गया, तो अभिक्रिया कब पूर्ण होगी, तो हम ऐसे बोलेंगे ना, जैसे हमारा कोई दोनों में से दो क्रियाकारक थे उसमें से एक सीमांत है, तो जैसे हमारा क्रियाकारक खत्म हुआ, उत्पाद का बनना बंद हो जाएगा। यानी उत्पाद कितना बनेगा, तो जब तक सीमांत अभिकर्मक काम करेगा तब तक उत्पाद बनेगा। यानी सीधी सी बात यह है, अभिक्रिया की जो गणना है वो हम सीमांत अभिकर्मक के अनुसार ही करेंगे। तो हमने लिख भी दिया, अभिक्रिया में गणना हमेशा सीमांत अभिकर्मक के आधार पर ही की जाती है। सीमांत अभिकर्मक को आधार बनाकर ही फिर हम गणना करेंगे कि कितना उत्पाद बनेगा और कितना क्रियाकारक हमारा बच जाएगा। ठीक है, अब इन सारी चीजों को समझने के लिए अब हमको कुछ एग्जाम्पल लेने पड़ेंगे। एक एग्जाम्पल लिया मैंने, देखो मैंने एक अभिक्रिया ली मैंने A+2B से मैंने बना दिया C+2D। यह अभिक्रिया मेरे को दे रखी है, A+2B से क्या बना दिया C+2D, और मेरे से बोला गया कि प्रारंभ में A का 5 मोल है और B का 8 मोल है। समझना, ये लिखा गिवन दिया हुआ है, गिवन आपने A का कितना मोल काम में लिया, 5 मोल काम में लिया, और B का आपने 8 मोल काम में लिया। ठीक है, आपसे बोला गया इस सवाल के अंदर कि बताओ कौन तो लिमिटिंग रेजेंट होगा, कौन आदिक्य अभिकर्मक होगा, COD के कितने कितने मोल बनेंगे, सारी गणना करना मैं आपको सिखा देता हूँ। तो हमने A और B, सबसे पहले तो इसकी रसमीकरण मिति देखो, इसकी रसमीकरण मिति 1:2:1:2 मैंने लिख दिया, 1:2:1:2 ये रसमीकरण मिति आ गई। देखिए इसकी रसमीकरण मिति 1:2 में है। अच्छा, हमने क्रियाकारक के मोल कितने लिए, इसके 5 मोल लिए, इसके 8 मोल लिए, तो 5 और 8 का अनुपात निकालें तो क्या 1:2 जैसा आ सकता है क्या, तो बिल्कुल नहीं आएगा। इसका मतलब हमने जो मोल काम में लिए हैं और जो रसमीकरण मिति का अनुपात है, दोनों के अनुपात अलग अलग है। इसका मतलब इसमें लिमिटिंग रीजन का कॉन्सेप्ट तो लगेगा। तो सबसे पहले तो हमको लिमिटिंग रीजन का पता लगाना आना चाहिए। कैसे पता लगाएंगे, समझना, 1:2 का मतलब ये हुआ इसके 1 मोल के लिए इसके 2 मोल खर्च होंगे। 1:2 का मतलब इसके 1 मोल के लिए इसका एक मोल के लिए B का 2 मोल खर्च होगा, 1 के लिए 2 खर्च होंगे, 2 के लिए 4 खर्च होंगे, 4 के लिए 8 खर्च होंगे, तो 5 के लिए तो 10 खर्च होंगे ना। हमने इसका 5 मोल लिया, इसके 5 मोल के पूर्ण क्रिया करने के लिए B के कितने मोल खर्च होंगे 10, पर 10 तो इसने लिए नहीं, इसने तो 8 लिए। इसका मतलब यह हुआ कि A पूरा क्रिया नहीं करेगा। इसको उल्टा समझते हैं, ऐसा चले, B के 2 मोल के पूर्ण क्रिया करने के लिए A का 1 मोल खर्च होगा, B के 2 मोल के लिए A का 1 खर्च होगा। इसका मतलब यह हुआ B के जितने मोल काम में लोगे A के उसके आधे खर्च होंगे, तो 2 के लिए 1 खर्च होगा, तो 3 के लिए फिर 1.5 होगा, तो 4 के लिए फिर 2 मोल खर्च होंगे, तो 8 मोल के लिए इसके 4 मोल खर्च होंगे ना। तो आपने B का कितना मोल लिया, 8 मोल लिया, तो इसके 8 मोल के लिए A के तो आपके 4 मोल ही खर्च होंगे। आपने लिए कितने 5, 4 खर्च हो गए, आपका 1 मोल बचेगा ना। तो मैं ऐसे बोल सकते ना, आफ्टर रिएक्शन अभिक्रिया पूर्ण होने पर क्या होगा, अब B का तो 8 मोल है, 8 में से 8 क्रिया कर गया, तो 8 - 8 = 0, इसका मतलब 0 मोल बचा। हाँ, A का कितना मोल क्रिया कर रहा, अगर B का 8 मोल क्रिया करेगा तो A का कितना क्रिया करेगा 4, आपने कितना लिया 5, 5 में से 4 तो चले गए, कितना मोल बचा 1। ठीक है, तो अभिक्रिया पूर्ण होने पर हुआ क्या, A के कितने मोल बचे 1 और B का कितना मोल बचा 0। यानी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर B पूरी तरह से समाप्त हो गया, तो हम बोल देंगे B इसमें बनेगा लिमिटिंग रेजेंट, LR लिमिटिंग रेजेंट, और A बचा हुआ ये बनेगा एक्सेस रेजेंट आदिक्य अभिकर्मक। अब आप बताएं COD के कितने मोल बनेंगे,
मैंने आपसे बीबी क्या बोला, मैंने आपसे बीबी बोला ना, उत्पाद का जो बनना है वो सीमांत अभिकर्मक डिसाइड करेगा। अब सीमांत अभिकर्मक कौन हो गया, बी, तो बी के हिसाब से डिसाइड करेंगे। बी का गुणांक कितना है, 2 है। सुनना, बी का गुणांक 2 है, तो 2 गुणांक का मतलब अगर इसका 2 मोल क्रिया करता है तो सी का 1 मोल बनेगा, 2 है तो 1, और डी का 2 मोल बनेगा। समझना, देखो इसका गुणांक 2 है, सी का गुणांक 1 है और डी का गुणांक 2 है। इसका मतलब ये हुआ बी का अगर 2 मोल क्रिया करता है तो सी का 1 मोल बनाएगा और डी का 2 मोल बनाएगा। या इसको अपने से भी समझ सकते हैं, 2 मोल से 1 मोल बनने का मतलब जितने मोल बी के क्रिया करेंगे सी के उसके आधे बनेंगे और डी के उसके बराबर बनेंगे, क्योंकि यहाँ भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है। तो आप देखिए अब बी का कितना मोल क्रिया कर रहा है, तो बी का तो 8 मोल क्रिया कर रहा है। अगर बी का 8 मोल क्रिया करेगा तो बेटा सी के तो 4 मोल बनेंगे ना, और डी के हमारे 8 के 8 मोल बनेंगे। तो अभी क्रिया पूर्ण होने पर हम बोल देंगे सी के मोल बनेंगे 4 और डी के मोल बनेंगे 8। ये होगी इसकी रसमीकरण। ठीक है, अब आपको लिमिटिंग रिएजेंट देखना बता दिया। अच्छा, लिमिटिंग रिएजेंट देखने की एक ट्रिक भी होती है, इसकी ट्रिक भी समझा देता हूँ। इसकी मैंने ट्रिक लिखी है। ट्रिक, लिमिटिंग रिएजेंट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, मैंने लिखा गिवन मोल। जैसे आपको पता लगाना ए और बी में से कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, तो आपको कितने मोल काम में लिए ए और बी के। जैसे ए के मैंने 5 लिए, बी के मैंने 8 लिए, तो जो भी मोल है ऊपर लिखूंगा मैं गिवन मोल, उसको डिवाइड करूंगा उसी के रसमीकरण मितीय गुणांक से। जैसे ए का रसमीकरण मितीय गुणांक 1 है और बी का रसमीकरण गुणांक 2 है, तो जो भी मोल ले रखे हमने उस मोल को उसी के रसमीकरण मितीय गुणांक से गुणा करके, और ये देखेंगे उन दोनों में से जो छोटा नंबर होगा वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा। समझना, जैसे ए के मोल कितने हैं 5, ए का गुणांक कितना है 1, तो 5 में 1 का भाग लगा दे। देखो उधर ए, पहले देख रहे हैं ए और बी में से कौन लिमिटिंग रिएजेंट है। ए के गुणांक कितने, ए के कितने मोल काम में लिए 5 लिए, इसका गुणांक कितना 1, 5 में 1 का भाग लगाया तो 5 आ गया। बी की बात करें, बी के कितने मोल काम में लिए आपने, 8 मोल काम में लिए, रसमीकरण में तो गुणांक कितना है 2 है, तो 8 में मैंने 2 का भाग लगाया तो कितना है 4, यहाँ आया 5, यहाँ पर आया 4, 5 और 4 में से छोटा कौन है 4, तो 4 लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब बी हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो मैं चाहूं तो डायरेक्ट भी देख सकता हूं, ऐसे ट्रिक से देख लेंगे कौन लिमिटिंग रिएजेंट है और उसके बाद में फिर हम सीधा गणना प्रारंभ कर देंगे। ठीक है, आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया, इसी टाइप के मैं आपको और भी क्वेश्चन बताता हूँ। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिया हमने, 1 मोल एल्यूमिनियम, क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले आप आराम से। 1 मोल एल्यूमिनियम 3 मोल क्लोरीन के साथ, 1 मोल एल्यूमिनियम 3 मोल क्लोरीन के साथ निम्न अभिक्रियानुसार क्रिया करता है। एक अभिक्रिया दे रखी है 2 एल्यूमिनियम प्लस 3Cl2 से हमने 2LCl3 बना दिया है। ज्ञात करना है नंबर 1 सीमांत अभिकर्मक, सीमांत अभिकर्मक का पता लगाना है। नंबर 2 LCl3 की मात्रा, और नंबर 3 बचे हुए क्रियाकारक की मात्रा की गणना। ये सारे पॉइंट हमें डिस्कस करने हैं। चलो जिस क्वेश्चन को बनाते, सबसे पहले हम अभिक्रिया लिख देते हैं। देखो हमने अभिक्रिया लिखी है 2 एल्यूमिनियम सॉलिड प्लस 3Cl2 गैस, इससे हम बना देते हैं ये 2LCl3 सॉलिड बना दिया। अब संतुलित अभिक्रिया चेक कर लीजिए, बिल्कुल संतुलित अभिक्रिया है। तो सबसे पहले इसकी रसमीकरण मिति, इसकी रसमीकरण मिति हमको दिखाई दे रही है। इसकी रसमीकरण मिति है 2:3:2, ये इसकी रसमीकरण मिति है। ये बन गई इसकी रसमीकरण मिति। इसकी रसमीकरण मिति आ रही है 2:3:2, इसकी रसमीकरण मिति आ गई है। ठीक है, अब t बराबर 0, प्रारंभ में आपने कितने मोल लिए, प्रारंभ को बोलते हैं t बराबर 0 से लिख दिया। आप देख सकते एल्यूमिनियम का कितना मोल है 1 मोल, इसका मतलब एल्यूमिनियम का कितना ले रहा हूं मैं 1 मोल ले रहा हूं, और क्लोरीन का मैंने कितना ले लिया, क्लोरीन का मैंने 3 मोल ले लिया। ये तो प्रारंभ में, प्रारंभ उत्पाद तो होगा नहीं, तो इसको 0 लिख दिया मैंने। सवाल को सोल्व करना है। सवाल को सोल्व करने का तरीका, सबसे पहले पता लगाएंगे लिमिटिंग रीजन कौन होगा। तो हम चलो लिमिटिंग रीजन का पता लगाते हैं। LR लिमिटिंग रीजन, लिमिटिंग रीजन का किससे पता लगाएंगे, अभी समझाया ना ट्रिक क्या समझाई थी आपने, उसका मोल अपॉन उसका गुणांक। देखो एल्यूमिनियम का कितना मोल काम में लिया मैंने, 1 मोल लिया, 1 में 2 का भाग लगाया थी, कितना आ जाएगा, ये 0.5 आ जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा 0.5, ये लीजिए 0.5 आ गया। इधर देखें इसका कितना मोल है, 3 मोल, गुणांक 3 में 3 का भाग लगा तो 1 आ गया। ठीक है, ये 0.5 आ रहा, ये हमारे पास 1 आ गया। तो 0.5 1 में से देखा छोटा नंबर कौन है 0.5, इससे मेरे को पता लगा कि जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम बन जाएगा मेरा लिमिटिंग रीजन। तो लिमिटिंग रीजन तो एल्यूमिनियम आ गया, ये आ गया LR। अब ओबीसी बात है, अगर एक लिमिटिंग रीजेंट है तो फिर दूसरा आदिक्य अभिकर्मक है। तो पहला सवाल इसने पूछा ना सीमांत अभिकर्मक कौन होगा, लिमिटिंग रीजेंट कौन होगा, तो आंसर क्या देंगे, पहले का आंसर दे देते हैं हम एल्यूमिनियम। ये लीजिए फर्स्ट का आंसर हमने एल्यूमिनियम दे दिया, ये एल्यूमिनियम आंसर आ गया। दूसरा बोला
ठीक है, हाँ यहाँ तक ठीक है। अब हम एंड में देखें, एंड में क्या होगा, तो अभिक्रिया का एंड, चलो जी हम एंड की बात करें। एंड अभिक्रिया समाप्त होने पे क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो तो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। उसको लिमिटिंग क्यों है, वो पूरा खर्च हो गया तभी तो लिमिटिंग है। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है हमारे पास, एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक है, इसका कितना मोल काम में लिया हमने, 1 मोल काम में लिया, तो लिमिटिंग का मतलब एंड में 0, इसका 1 माइनस 1 करेंगे ये तो 0 हो जाएगा। कुल मिला के बात ये होगी कि आपका जो एल्यूमिनियम है उस एल्यूमिनियम का 1 मोल क्रिया कर रहा है, एल्यूमिनियम का 1 मोल क्रिया कर रहा है ना, 1 मोल क्रिया कर रहा है। ठीक है, अब हमको देखना क्लोरीन का क्या होने वाला है। आप देख सकते हैं इसकी रसमीकरण मिति क्या है, 2:3 है। 2:3 का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ अगर एल्यूमिनियम का 2 मोल क्रिया करेगा, एल्यूमिनियम का 2 मोल क्रिया करेगा तो क्लोरीन का 3 मोल क्रिया करेगा। 2:3 का मतलब यही है, अगर एल्यूमिनियम का 2 मोल क्रिया करता है तो क्लोरीन का 3 मोल क्रिया करेगा। 2 पे 3 का मतलब ये तो 1.5 गुना हो गया। अगर इसका 2 मोल क्रिया करता है तो इसका कितना मोल क्रिया कर रहा है, 3 मोल क्रिया करेगा। अगर एल्यूमिनियम का यूनिट मेथड लगाओ, अगर 1 मोल क्रिया करेगा तो उसका कितना क्रिया करेगा, 3/2 मोल। तो कुल मिलाकर आप ऐसे बोल सकते हैं, एल्यूमिनियम का 2 मोल क्रिया करता है तो क्लोरीन का 3 मोल क्रिया करेगा। तो 2/3 का मतलब जितना भी मोल एल्यूमिनियम क्रिया करेगा उसका 1.5 गुना क्लोरीन खर्च होगा। ये सीधी सीधी बात आ गई है। अब देखो, अब एल्यूमिनियम का मोल कितना क्रिया कर रहा है, तो हमने 1 मोल लिया और लिमिटिंग है तो इसका 1 मोल का 1 मोल ही पूरा खर्च हो गया। अगर इसका 1 मोल खर्च होता है तो फिर क्लोरीन का कितना मोल खर्च होगा, तो 1.5 गुना। 1 है तो 1 का 1.5 गुना मतलब 1.5 मोल खर्च होगा ना। आपने लिया तो 3 मोल, इसका मतलब 3 में से आपके 1.5 मोल चले जाएंगे। अगर 1.5 मोल चले जाएंगे तो हम बोल देंगे एल्यूमिनियम का 1.5 मोल बच जाएगा। समझते जाइए क्वेश्चन को। खर्च कितना हो रहा है, तो एल्यूमिनियम आपका 1 मोल खर्च हो रहा है ना, एल्यूमिनियम आपका 1 मोल खर्च हो रहा है ना, तो इसके 1 मोल के लिए उसका तो 1.5 मोल खर्च होगा ना। और आपने मोल काम में लिया 3, तो 3 में से 1.5 तो खर्च हो गया, तो 1.5 मोल बचेगा ना। हम बोलेंगे 1.5 मोल बचेगा। अब प्रोडक्ट कितना बनेगा, मैंने बोला था ना प्रोडक्ट का बनना सीमांत अभिक्रमक डिसाइड करेगा। सीमांत अभिक्रमक देख लो, सीमांत अभिक्रमक का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है और इसका भी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है। इसका मतलब ये हुआ जितना मोल इसका क्रिया करेगा उतना ही मोल उसका बनेगा, क्योंकि दोनों का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम है। यानी इसका तो 1 मोल क्रिया कर रहा है तो हम बोलेंगे ना फिर तो 1 मोल ही AlCl3 बन जाएगा। ये लीजिए 1 मोल AlCl3 का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब देख सकते हैं अब सवाल के आंसर क्या देना है। पहला आपसे क्या बोला, नंबर 1 सीमांत अभिक्रमक, सीमांत अभिक्रमक तो उसका उत्तर दे देंगे एल्यूमिनियम, पहले का आंसर दे दिया। दूसरा हमसे क्या बोला, AlCl3 की मात्रा, AlCl3 कितना बना 1 मोल, तो दूसरे सवाल का आंसर देंगे 1 मोल। ये लीजिए 1 मोल दे दिया, इसका आंसर दिया हमने 1 मोल। तीसरा हमसे क्या पूछा जा रहा है, बचे हुए क्रियाकारक की मात्रा, तो बचा हुआ कौन एल्यूमिनियम, इसका कितना मोल बचा, तो 1.5 मोल। ये लीजिए ये 1.5 मोल बच गया, ये 1.5 मोल बच गया, और ये 3.5। हाँ, अगर सवाल में ये ग्राम में पूछ रहा है तो कोई बात नहीं, मोल है ना, इसको अणुभार से गुणा कर देंगे तो इसके ग्राम में मात्रा जाएगी। वो तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि मोल में पूछ रहा है या फिर ग्राम में पूछा जा रहा है। ग्राम में तो अणुभार से गुणा करके आराम से चेंज किया जा सकता है। ठीक है जी, ओके। चलिए अगला सवाल लेते हैं। हम इसी के स्टोइकोमेट्री के सवाल डिस्कस कर रहे हैं आपसे आज। एक अभिक्रिया हमको दे रखी है, A+3B से हमने बना दिया 2C+5D। प्रारंभ में A के 3 मोल, प्रारंभ में A के 3 मोल तथा B के 10 मोल लिए जाते हैं। पता लगाना लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सिस रिएजेंट, C तथा D के मोल और बचा हुआ क्रियाकारक, मतलब वही सेम उसी टाइप का सवाल है। अब सबसे पहले तो अभिक्रिया लिख देते हैं। ये लीजिए अभिक्रिया हमको दे रखी है A+, सबसे पहले तो अभिक्रिया लिख देते हैं। अभिक्रिया हमको दे रखी है A+3B है। इस A+3B से हमने 2C गैस प्लस 5D का हमने फॉर्मेशन कर दिया। इसकी रसमीकरण मिति सबसे पहले लिख लो। इसके रसमीकरण मिति आ रही है 1:3:2:5। ये इसकी रसमीकरण मिति आ गई। प्रारंभ में A के कितने मोल लिए, 3 मोल लिए। प्रारंभ का मतलब T बराबर 0, तो A के कितने मोल ले रखे हमने, A के 3 मोल ये लीजिए, इसके 3 मोल। और B का कितना मोल है, B के 10 मोल काम में ले रखे, 3 और 10 मोल काम में ले रखे। सबसे पहले तो आप लिमिटिंग रीजन का पता लगाओ। लिमिटिंग रीजन कैसे पता लगाते हैं, वही तरीका, कितने मोल काम में लिया उसका रसमीकरण मिति गुणांक। A के कितने मोल काम में लिए, 3, रसमीकरण मिति गुणांक कितना 1, 3 में 1 का भाग लगाएंगे तो 3 आएगा। इधर
बी का मोल कितना आपने काम में लिया, बी का आपने 10 मोल काम में लिया, 10 में गुणांक का भाग लगाया 3, तो 10 में 3 का भाग लगाएंगे तो 3.33 आएगा, ये 3.33 देगा और ये आपको 3 देगा। 3 और 3.3 में से 3 छोटा है, इससे मेरे को पता लग गया हमारा जो ए है ये बन जाएगा लिमिटिंग रीजन। तो हम लिमिटिंग रीजन में क्या लेंगे, लिमिटिंग रीजन बन जाएगा हमारा ए बन गया लिमिटिंग रीजन। ठीक है, अब अगर ए लिमिटिंग रीजन है ना तो सारी गणना फिर ए के हिसाब से करनी पड़ेगी। मैंने बोला था ना गणना हमेशा लिमिटिंग रीजन के हिसाब से होगी। तो जब भी सवाल आए सबसे पहले तो ये पता लगा लो कौन लिमिटिंग रीजन है और फिर उसके हिसाब से गणना प्रारंभ कर दो। तो एक हिसाब से गणना प्रारंभ करेंगे। अब आप देखते चलिए, ये लिमिटिंग रीजन है। लिमिटिंग रीजन का मतलब ये होता है जितना लिया उतना को उतना खर्च हो गया, लिया कितना 3 तो 3 के 3 खर्च हो गए। तो हम ऐसे बोलेंगे अभिक्रिया गणित में तो ए तो 3 लिया था 3 खर्च हो गया, ए के तो 0 मोल बचेंगे। ये तो मतलब होता है लिमिटिंग रीजन का, ए तो 0 बचेगा। अब बी की बात करें, देखो रसमीकरण मिति ए और बी की बात करें तो 1:3 है ना। 1:3 का मतलब ये हुआ अगर ए का 1 मोल क्रिया करेगा तो बी का 3 मोल क्रिया करेगा। ए का अगर 1 मोल क्रिया करता है तो बी का 3 मोल क्रिया करेगा। तो ए का तुम्हारा 3 मोल क्रिया कर रहा है तो फिर बी बोलता है मेरा फिर 9 मोल क्रिया करेगा। आपने लिया कितना 10 में से 9 मोल तो चला गया, इसका मतलब आपका 1 मोल बी बच जाएगा। चलो जी सीओडी की बात कर, सी कितना बनेगा। मैंने आपसे बोला उत्पाद का बनना सीमांत अभिकर्मक डिसाइड करेगा। सीमांत अभिकर्मक ए है, ए का गुणांक 1 है और सी का गुणांक 2 है। इसका 1 क्रिया करेगा तो 2 बनेगा, 1 पर 2 बनने का मतलब जितना मोल ए का क्रिया करेगा सी उसका दुगना बनता है। और डी की बात करें तो डी 5 गुना बनेगा। अरे डी सी और डी दोनों साथ में देख लेते हैं। ए का अगर 1 मोल क्रिया करता है तो सी के 2 मोल बनेंगे और डी के 5 मोल बनेंगे। इसका मतलब ये हुआ ए के जितने मोल क्रिया करेंगे सी उसका दुगना बनेगा और डी उसका 5 गुना बनेगा। हमने बोला ए के तो 3 मोल क्रिया कर रहे, अगर ए के 3 मोल क्रिया करेंगे तो भैया सी के मोल बनेंगे 6, ये तो 6 मोल बन जाएंगे और डी के बनेंगे 5 गुना। तो 3 का 5 गुना होता है 5 15, ये बनेंगे इसके 15 मोल। ये लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, तो हमसे पूछ के आ रहा है लिमिटिंग रीजन कौन है, तो पहला जो आंसर है उसका आंसर हम दे देंगे ए तो लिमिटिंग रीजन आ गया। एक्स रीजन का आदि कभी कर्मक तो उत्तर दे देंगे ये बी बन जाएगा। हमसे बोला गया सी और डी के कितने मोल बनेंगे, तो सी के मोल कितने बन रहे हमारे 6 और डी के मोल कितने बन रहे हमारे 15, ये 15 बन गए। बचे हुए क्रियाकारक के मोल, बचा हुआ क्रियाकारक का बी और बी के मोल कितना 1, ये मोल इसका आंसर देंगे 1 मोल बी बच जाएगा। ये लीजिए ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। समझ में आपको क्वेश्चन? ठीक है, और ले लेते हैं एक आध क्वेश्चन। चलो जी अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल भी बिल्कुल इसी टाइप का ले रखा है मैंने। अगला सवाल है 80 ग्राम हाइड्रोजन 80 ग्राम ऑक्सीजन के साथ निम्न अभिक्रिया के अनुसार क्रिया करता है। अभिक्रिया दर रखिए 2H2 गैस प्लस O2 गैस, हमने 2H2 लिक्विड बना दिया। आपसे पूछा जा रहा है वही सवाल है लिमिटिंग रीजन एक्स रीजन H2 कितना बनेगा और कितना क्रियाकारक बचेगा। ठीक है, अब तो बहुत आसान लगने लगे होंगे। सबसे पहले आप अभिक्रिया लिख लीजिए। ये लो जी हमने अभिक्रिया लिखी 2H2 प्लस O2 से हमने ये 2H2 बना लिया। ये लीजिए आप ये पता लगा लो आपने कितने कितने मोल काम में ले रखे हैं। अब इसने सवाल में क्या कर रखा है, इसने हमको मात्रा दे रखी है तो यार इसमें मात्रा दी तो मात्रा को मोल में बदलना पड़ेगा t बराबर 0 पर। हाइड्रोजन कितना ले रखा है, हाइड्रोजन ले रखा है इसने 80 ग्राम, तो 80 ग्राम के मोल बना दो। 80 ग्राम है, अणुभार 2 होता है ना, तो 80 में 2 का भाग लगाया तो कितना आ गया 40। इसका मतलब ये हाइड्रोजन के 40 मोल काम में ले रहा है, हाइड्रोजन के 40 मोल। ऑक्सीजन कितना लिया 80 ग्राम लिया, अणुभार कितना होता है 32, इसमें भाग लगा तो ये हमारे पास में 2.5 ये तुमने प्रारंभ में ले रखे हैं। ये लीजिए प्रारंभ में ले लिए। ठीक है, अब हमको क्या पता लगाना है, सबसे पहले लिमिटिंग रीजन का पता लगाना। लिमिटिंग रीजन कैसे पता लगाते हैं, आपने कितने मोल काम में लिया उसमें रसमीकरण मिति गुणांक का भाग लगा दो यार। अब हाइड्रोजन देखें, हाइड्रोजन के कितने मोल लिए हमने 40 लिए, 40 में अगर 2 का भाग लगाया तो 20 आता है और यहाँ 2.5 में अगर 1 का भाग लगाए तो 2.5 आता है। 2.5 और 20 में से 2.5 छोटा है, इसका मतलब ये हुआ ऑक्सीजन हमारा बनेगा लिमिटिंग रीजन। ये लीजिए हम ऑक्सीजन के लिए लिख देंगे, ऑक्सीजन बनता है लिमिटिंग रीजन। ठीक है, तो पहला तो सवाल भी इसने ये पूछा ना कि लिमिटिंग रीजन कौन है। पहला सवाल तो हमसे ये पूछना है ना इसका लिमिटिंग रीजन कौन है, लिमिटिंग रीजन कौन है। तो लिमिटिंग रीजन का मतलब लिमिटिंग रीजन तो बन गया हमारा ऑक्सीजन। ये लीजिए ऑक्सीजन लिमिटिंग रीजन है और एक्स रीजन बनेगा हाइड्रोजन। चलो पहला जो क्वेश्चन है इसका आंसर तो दे देंगे हम ऑक्सीजन, और जो दूसरा सवाल है इसका आंसर हम दे देंगे हाइड्रोजन। ये लीजिए हाइड्रोजन हमने आंसर दे दिया। चलो जी अब एंड में क्या होगा,
एन की गणना करें तो एन का मतलब ये समझा करो जो लिमिटिंग रिएजेंट है ना, मतलब उसको तो पूरा खर्च होना है। लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कितने मोल काम में लिए थे? 2.5। इसका मतलब इसके तो 2.5 के 2.5 मोल चले गए, ये तो आपका 0 मोल बच गया, ये तो 0 मोल बच गया। इसका मतलब आपको ये पता लग गया कि ऑक्सीजन के 2.5 मोल क्रिया कर रहे हैं। अब चलिए जी, सारी गणना किससे करोगे? लिमिटिंग रिएजेंट से करोगे। 2:1 का मतलब अगर ऑक्सीजन का 1 मोल क्रिया करता है तो हाइड्रोजन के 2 मोल क्रिया करेंगे। 1 पर 2 तो 2.5 पर, 1 पे 2 तो 2.5 पे 5। आपने हाइड्रोजन के मोल कितने लिए? 40। 40 में से 5 तो क्रिया कर जाएंगे ना, ये 40 ले रखे थे, 40 में से 5 क्रिया कराएंगे। इसका मतलब आपके हाइड्रोजन के 35 मोल बच जाएंगे, 35 मोल बचेंगे। बात आती है वाटर कितना बनेगा, तो वो भी बहुत आसान है। अगर ऑक्सीजन का 1 मोल क्रिया करता है तो वाटर के 2 मोल बनेंगे। अगर इसके 2.5 मोल क्रिया करते हैं, इसके बनेंगे 5 मोल। आंसर देंगे वाटर के बन जाएंगे 5 मोल, ये 5 मोल बनेंगे। ठीक है, तो आपसे ये तो पूछ रहा है ना, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा क्या बोला? वाटर की मात्रा। तो वाटर कितने मोल बनेंगे? 5 मोल। ये 5 मोल, ये आपके वाटर बन गया 5 मोल। वाटर की बात करें तो वाटर कितना बन जाएगा? वाटर आपका ये 5 मोल बन जाएगा। ठीक है, बचे हुए क्रियाकारक की मात्रा, बचा कौन है? हाइड्रोजन। कितने मोल बचे? 35। ये लीजिए, इसके ये 35 मोल बच जाएंगे, ये बचेंगे 35 मोल। हाँ, अगर वो आंसर हमको ग्राम में दे रखा है, आंसर ग्राम में दे रखा है तो कोई बात नहीं, ग्राम में चेंज कर देंगे ना। 35 मोल है, हाइड्रोजन का अनुपात 2 तो 17 ग्राम हो जाएगा। और इसका वाटर के मोल कितने? 5 और वाटर का अनुपात होता है 18। 18 को 5 से गुणा करेंगे तो आंसर ग्राम में भी दिया जा सकता है। इस प्रकार से ये मैंने एक क्वेश्चन और बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं। नेक्स्ट अगला सवाल हमने ले रखा है 5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के विघटन पर कितने लीटर एसटीपी पर CO2 प्राप्त होगी। सबसे पहले तो आपको कैल्शियम कार्बोनेट की विघटन की अभिक्रिया आनी चाहिए और इसकी अभिक्रिया मैं आपको बता देता हूं, अब आप याद भी कर लेना। कैल्शियम कार्बोनेट का जब विघटन होता है तो हमको देता है एक तो कैल्शियम ऑक्साइड, उसके साथ में CO2 गैस बनती है। ये मैंने आपको बता दिया, अब आपको ये याद हो जानी चाहिए। चलिए जी, अब आपसे बोला गया 5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, तो 5 ग्राम है तो मोल बना देते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का अणुभार होता है, इसका अणुभार होता है 100, तो 5 ग्राम है, 100 का भाग लगा है, इसका मतलब एक तरह से हमने इसके 0.05 मोल ले रखे हैं, इसके 0.05 मोल ले रखे हैं। ठीक है, हमसे बोला गया 5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के विघटन पर कितने लीटर SO2 बनेगा। अब इसकी रसमीकरण विधि क्या है? इसकी रसमीकरण विधि है 1:1:1 है। अब देखो यहाँ पर एक क्रियाकारक है तो यहाँ सीमांत अभिक्रमक की बात नहीं करेंगे। सीमांत अभिक्रमक की बात तब होती है जब रासायनिक अभिक्रिया के अंदर क्रियाकारक 1 से ज्यादा होता है, तो यहाँ तो सीमांत अभिक्रमक की कोई बात ही नहीं होगी ना। 1:1:1 का मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का जब 1 मोल का विघटन होगा, 1 मोल तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, 1 मोल CO2 बनेगा, पर इसका मोल कितना लिया? 0.05 लिया। अगर इसका 0.05 लिया ना, ये तो t=0 पर है, तो एंड में क्या होगा? ये तो बच जाएगा 0। हम क्या बोलेंगे? कैल्शियम ऑक्साइड के कितने मोल बनेंगे? तो इसके 0.05 मोल बनेंगे। और अगर CO2 की बात करें तो CO2 भी आपका 0.05 मोल बनेगा। ठीक है, आपसे तो क्या पूछा? आयतन। आपसे तो CO2 का आयतन पूछ रहा है ना, आयतन पूछा जा रहा है CO2 का, वो भी एसटीपी पर। तो मोल कितने बने? मोल तो बने 0.05। 0.05 को आप 22.4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका उत्तर डायरेक्ट लीटर में जाएगा। ये लीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल भी मैंने कुछ इसी टाइप का लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा कुछ इसी टाइप का है और क्वेश्चन दे रखा है 85% शुद्ध 400 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के विघटन पर कितने ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त होगा। पहले तो अभिक्रिया लिख देते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट का विघटन होगा, इसके विघटन से हमको एक तो मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड और उसके साथ में हमको मिल जाता है CO2, ये मिल गया। ठीक है, हमसे बोला गया कैल्शियम कार्बोनेट कितना लिया हमने? 400 ग्राम लिया, पर उसकी शुद्धता 85% ही है। तो सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, ये जो 400 है, इस 400 का 85% निकाल लेते हैं। तो हमको सबसे पहले तो 400 जो है उसका 85% निकालना पड़ेगा। तो 400 का 85% ही आता है, 400 है, इसका 85% आता है 340। इसका मतलब एक तरह से हमने सबसे पहले इसकी मात्रा निकाले ना, कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा। तो कैल्शियम कार्बोनेट कितना हमारे पास में, ऐसे लिख देना, ये 400 है, 400 को 85%, ये लीजिए 85% निकालते हैं तो हमारे पास आ गया
340 ग्राम। तो अगर मोल की बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट के जो मोल है ये बन जाएंगे 340 अपॉन 100। इसका मतलब एक तरह से हमने 0.34 मोल ही ले रखा है, ये लीजिए। ठीक है, अब देखो, अब आपने क्या किया, आपने एक तरह से t बराबर 0 पर कैल्शियम कार्बोनेट के कितने मोल काम में लिए, 0.34 मोल काम में लिए। ठीक है, तो एंड में होगा क्या, एंड में ये तो बचेगा 0, कैल्शियम ऑक्साइड का भी कितना मोल बनेगा, 0.3 मोल बनेगा, और जो CO2 है उसका भी 0.3 मोल बन जाएगा। ये तो बनेगा। आपसे क्या पूछा जा रहा है, कितने ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कैल्शियम ऑक्साइड की आपसे तो मात्रा पूछ रहा है ना, तो इसके मोल तो कितने, मोल तो आगे 0.34, इसको अणुभार से गुणा कर दो। अणुभार कैल्शियम का होता है 40 और ऑक्सीजन का 16, 40 और 16 की बात करें तो ये बन जाएगा 56। इसको आप 56 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपके पास में कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा आ जाती है। इससे हम कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। देखिए, एसटीपी पर 5.6 लीटर O2 गैस प्राप्त करने के लिए कितने मोल पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करना पड़ेगा। पोटेशियम क्लोराइड की मोल पूछ रहा है, तो सबसे पहले तो आपको अभिक्रिया लिखना आना चाहिए। KClO3 है, KClO3 इसका जब विघटन होता है तो ये हमको देता है KCl प्लस 3/2 O2, ये इसकी अभिक्रिया होगी। इसकी रसमीकरण गति आ गई 1:1:3/2, इसकी रसमीकरण गति आ गई। ठीक है जी, चलिए जी, हमसे क्या बोला, ऑक्सीजन कितना लेना है, 5.6 लीटर लेना है, ऑक्सीजन 5.6 लीटर लेना है। आप इसको देखो, 5.6 लीटर ऑक्सीजन है ना, तो आप एक काम करो, ऑक्सीजन के मोल निकालो। ऑक्सीजन के मोल कितने होंगे, 5.6 लीटर। एसटीपी पर है 22.4 का भाग लगा दिया, इसका मतलब ये 1/4 मोल आ गया, 1/4 मोल ऑक्सीजन। इसका मतलब ये कह रहा है कि हमको तो 1/4 मोल ऑक्सीजन प्राप्त करनी है। हमको कितने मोल ऑक्सीजन चाहिए, 1/4 मोल ऑक्सीजन चाहिए। अब ये क्या कहता है, इसकी रसमीकरण में ये तो बोल रही ना, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का विघटन होगा तो आपको 3/2 मोल ऑक्सीजन मिलेगी, या ऐसे बोल दो, या आप ऐसे तो बोल सकते हैं ना, अगर आपको 3/2 मोल ऑक्सीजन चाहिए, 3/2 मोल ऑक्सीजन के लिए 1 मोल पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करना पड़ेगा। यही मतलब हुआ है। इसके 3/2 मोल चाहिए ना, इसके 3/2 मोल के लिए, इसके 3/2 मोल के लिए, इसके 3/2 मोल के लिए हमको 1 मोल पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करना पड़ेगा। अब हमसे पूछ रहा है, इसका तो हमको 1/4 मोल ही चाहिए। अगर इसका 1/4 मोल ही चाहिए तो पोटेशियम क्लोराइड के कितने मोल होंगे, यूनिटरी मेथड लगा दो। ऐसे बोलना, 3/2 मोल के लिए हमको चाहिए, 3/2 मोल के लिए हमको चाहिए 1 मोल, तो फिर 1 मोल के लिए कितना चाहिए, तो 1 मोल के लिए चाहिए हमको 2/3। देखो, 3/2 मोल है ना पोटेशियम क्लोराइड। अगर ऑक्सीजन का आपको 3/2 मोल चाहिए तो 3/2 मोल के लिए आपको कितना चाहिए, 1 मोल चाहिए। तो इसके 1 मोल के लिए क्या होगा, इसका भाग लगाएंगे तो 2/3 मोल आ जाएगा। तो 1/4 के लिए कितना चाहिए, ये 1/4 मोल आ जाए। ये लीजिए, इसको सोल्व करें तो आंसर आ जाएगा 1/6 मोल। तो हम ऐसे बोल सकते हैं ना, हमको 1/6 मोल पोटेशियम क्लोराइड की जरूरत पड़ेगी। ये लीजिए, यूनिटरी मेथड लगा के बना दिया क्वेश्चन। ठीक है, सिंपल है, मतलब यूनिटरी, कुल मिला के यूनिटरी मेथड लगाना है और कुछ नहीं करना है आपको। एक सवाल और लिखा मैंने, सवाल ये है, H2S के 12 × 10⁻23 अणु 11.2 लीटर एसटीपी पर SO2 गैस के साथ क्रिया कर x मोल सल्फर बनाते हैं, x का मान क्या होगा, और ये भी क्रिया दे रखी है। आप सवाल पढ़ लीजिए पहले तो। हमको H2S के अणु दे रखे और SO2 का आयतन दे रखा 11.2 लीटर। तो पहले तो हम एक काम करते हैं, मोल बना लेते हैं। इसकी रसमीकरण मिति अगर देखें, इसकी रसमीकरण मिति आ रही है, इसका रसमीकरण मिति है 2:1:3:2, इसकी रसमीकरण मिति आ रही है। पहले रसमीकरण मिति समझ लो, इसका रसमीकरण मिति क्या आ रहा है, 2:1:3:2, इसका रसमीकरण मिति है। आपने कितने मोल काम में ले रखे हैं, t बराबर 0 पर, आप तो मोल ही लिखोगे यार। अणु कितने, 12 × 10⁻23 अणु है ना, अणु दे रखे है ना, तो अणु आपको तो मोल चाहिए ना, तो संख्या दे रखी है, तो संख्या से आपको क्या बनाना पड़ेगा, संख्या से आपको बनाना पड़ेगा इसके मोल। तो Na का भाग लगाए, इसके अंदर 6 × 10⁻23 का भाग लगाए तो कितना आएगा, 2। इसका मतलब एक तरह से इसने हमको 2 मोल H2S दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, SO2 कितना दे रखा है, 11.2 लीटर दे रखा है। एसटीपी पर मोल बनाए, 22.4 का भाग लगाए, 11.2 में 22.4 का भाग लगाए तो SO2 हमारे पास आ जाएगा 0.5 मोल के 0.5 मोल आ जाएगा। ठीक है,
इसकी अगली स्टेप क्या होगी, लिमिटिंग रीजन का पता लगाना। लिमिटिंग रीजन का पता लगाते हैं, 2 में 2 का भाग लगाए तो 1 आएगा, 0.5 में 1 का भाग लगाए तो इसका मतलब 0.5 आएगा। 0.5 और 1 में से 0.5 छोटा है, इसका मतलब ये हुआ इस सवाल के अंदर हमारा जो लिमिटिंग रीजेंट है वो बनेगा SO2। तो हम बोल देंगे SO2 इसमें बन गया लिमिटिंग रीजेंट। तो जो उत्पाद बनेगा, उत्पाद का बनना तो सीमांत अभिकर्मक डिसाइड करेगा ना। तो एंड में क्या कहेंगे, एंड में क्या होगा, ये लिमिटिंग रीजेंट है। लिमिटिंग का मतलब जितना काम में लिया ना, सारा का सारा खर्च हो जाएगा, इसका तो 0 मोल बचेगा। आपने कितना काम में लिया, 0.5, इसका मतलब इसका तो 0.5 का 0.5 मोल ही क्रिया कर गया। हमसे पूछ क्या रहा है सवाल में, x मोल सल्फर बना था, सल्फर की x की वैल्यू पूछ रहा है ना। तो आप देख सकते हैं SO2 का अगर 1 मोल है, SO2 का 1 मोल है तो सल्फर का 3 मोल बनता है। 1 पे 3 बनने का मतलब सल्फर SO2 जितना क्रिया करेगा सल्फर उसका 3 गुना बनेगा। सल्फर तो हमारा 0.5 क्रिया कर रहा है, सॉरी SO2 तो हमारा 0.5 मोल क्रिया कर रहा है ना। तो सल्फर कितना बनेगा, 0.5 का 3 गुना, आंसर देंगे 1.5 मोल। तो आंसर देंगे x का वैल्यू हमारे पास है 1.5। लीजिए x ही तो पूछ रहा है ना आपसे, x मोल बनता है और x का वैल्यू क्या होगा, तो आंसर देंगे x का वैल्यू होगा 1.5। ठीक है, ये इस टाइप से क्वेश्चन बना दिया हमने। एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको, एक और देखो। 96% शुद्ध 500 ग्राम सल्फर को जलाने पर SO2 गैस कितना मिलेगा, आयतन पूछ रहा है। तो पहली बात तो सल्फर को आपने जलाया, जलाने का मतलब होता है ऑक्सीजन से क्रिया करना। तो आप ऐसे समझो, अभी क्रिया लिखो पहले तो, सल्फर की क्रिया ऑक्सीजन से होगी और आपको SO2 मिलेगा। ये लीजिए, इसकी रस्म कंडक्टिविटी 1:1:1 हो गई। ये लीजिए, तो आपका काम हो गया। अब देखो सल्फर आपने कितना लिया, 500 ग्राम लिया, पर उसका शुद्ध तो 96 ही है ना। तो सबसे पहले तो आप सल्फर की मात्रा निकालो कि सल्फर कितना काम में लिया। तो 500 है, शुद्ध कितना 96%, तो 500 का 96% निकाल लिया, ये हमारे पास सल्फर की मात्रा आ जाएगी। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं तो हमको 480 दे देता है, ये आ गया 480 ग्राम। आपको तो मोल चाहिए ना, तो आप सल्फर के मोल बना लीजिए। सल्फर के मोल कितने बनेंगे, 480, इसमें हमने भाग लगा दिया 32 का, उसको भाग लाने पर यह आ जाता है 15 मोल। कुल मिला के बात ये है, हमने सल्फर के 15 मोल काम में ले लिए, 15 मोल काम में ले रखे। ये लीजिए 15 मोल आपने काम में ले रखा। तो आपने इसके 15 मोल काम में, इसकी रस्म में 1:1:1 है ना, आप इसके 15 मोल काम में ले रखे हैं। अब देखो, अब इसने ऑक्सीजन के बारे में कुछ नहीं बोला गया, इसका मतलब ये हुआ ऑक्सीजन जितने की जरूरत है उतने इसने दे रखी है। तो हम तो सीधा सीधा बोल देंगे ना, सल्फर के 1 मोल से जब 1 मोल SO2 बनेगा तो 15 मोल पर SO2 भी हमारा 15 मोल ही बनेगा। ये लीजिए 15 मोल। आपसे तो आयतन पूछ रहा है ना, SO2 का आयतन पूछा जा रहा है STP पर, तो आंसर क्या देंगे, मोल तो बनेंगे 15, आयतन पूछा गया तो 22.4 से इसको मल्टीप्लाई करें, हमारा आंसर ये लीटर में आ जाएगा। ये लीजिए 22.4 × 15 लीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके और भी सवाल है जो हम आपसे और डिस्कस करेंगे। ठीक है।